बड़ी अपडेट हमलों के बाद यह आ रही है कि हमलों के बाद ईरान के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ईरान में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। हमलों के बाद ईरान में हड़कंप जैसे हालात हैं। तो जो इस वक्त ईरान में हालात है उसकी एक एक जानकारी तस्वीरों के माध्यम से और एक एक अपडेट आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है, क्योंकि इस वक्त हालात के बाद, लगातार हुए अटैक के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही क्या इनपुट अब ईरान के पास है कि हमले अभी और ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ईरान की स्थिति लगातार कई महीनों से बिगड़ती जा रही है, उस लिहाज से भी इंटरनेट बंद रखने का फैसला इसलिए क्योंकि इन हमलों के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं देश में खुद लोगों की आ रही है। कई लोग खुश भी हैं, लेकिन इस बीच चर्चा करने से पहले सबसे पहले समझना जरूरी है कि ईरान के शहरों में इंटरनेट शटडाउन की अलग अलग थ्योरीज क्या है। या पहली थ्योरी आपके सामने होगी, क्या ईरान अंदर की खबर बाहर नहीं आने देना चाहता। दूसरी बड़ी बात, क्या किसी बड़े सैन्य कार्रवाई की तैयारी में अब ईरान है। तीसरी बड़ी बात, दुश्मनों के संभावित हमलों से बचने की क्या रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया। चौथी बड़ी बात, धमाकों की कोई और वजह है जिसे ईरान अब छुपा रहा है। पांचवी बात, ईरान को पब्लिक में दहशत या विरोध की भी आशंका है। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से चर्चा अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इंटरनेट अगर शटडाउन किया जा रहा है तो उसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है। 5 थ्योरीज आपके सामने रखी और इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, जहां एयर कॉमोडोर एसपी सिंह एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें कर चुके हैं ज्वाइन, मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नेवी कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना इस वक्त हमारे साथ हैं, और जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजनयिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, ईरान के इस वक्त आंतरिक हालात, क्या बहुत जरूरी हो चुका है इंटरनेट सेवाओं को शट डाउन करना? बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये अटैक, जो ड्रोन अटैक हुआ है, ये इजराइल के द्वारा हुआ है। इजराइल को पता चल गया है कि 18 महीने के अंदर ईरान अपनी जो न्यूक्लियर क्षमता है वो उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा। तो ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 18 महीने टाइम है। इनफैक्ट 18 महीने भी नहीं, 12 महीने टाइम है। 12 महीने में वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ध्वस्त करना चाहता है। वो अपना दुश्मन न्यूक्लियर स्टेट नहीं चाहता है। और आपको याद होगा कि मुझे याद है करीब 1-1.5 साल पहले ईरान के टॉप साइंटिस्ट एक मीटिंग करके निकल रहे थे और 4 गाड़ियाँ निकली बाहर, उसमें एक में वो टॉप साइंटिस्ट थे और इजराइल ने उस साइंटिस्ट को वहीं ख़त्म कर दिया। उसकी प्रिसीशन देखिए, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए कि 4 कार में से उसी कार को टारगेट किया जिसमें वो टॉप साइंटिस्ट था और मार दिया। ड्राइवर को कुछ नहीं। अगर आपकी इस थ्योरी पर भरोसा किया जाए कि इजराइल का इसके पीछे हाथ है, अमेरिका ने साथ दिया होगा क्या? हाँ या ना? जब इजराइल है, देखिए इजराइल एक ऐसा देश है, मैंने बहुत बार देखा है कि वो अमेरिका की चिंता नहीं करता। मैत्री लेवल ठीक है, लेकिन राष्ट्र हित में वो फैसला अपना लेता है। यानी कि इजराइल अपने लेवल पर ही इस स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है, इसकी संभावना भी प्रबल है। अब देखिए एक और बड़ी खबर अटैक को लेकर, ईरान पर हुए मिडनाइट अटैक में ये बहुत बड़ी खबर है। हमले के पीछे हो सकता है नेटो का हाथ, ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बड़े ब्रिटिश पत्रकार का सनसनीखेज दावा, इस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर हमले के बाद नेटो के हाथ होने का शक और गहरा गया है। ईरान लगातार रूस को सप्लाई कर रहा है कामाकाजी और शाहिद ड्रोन, और अब पत्रकार का दावा कि इसमें नेटो का हाथ है। बिल्कुल, देखिए इन हमलों को लेकर करुणा दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन अभी पड़ताल जारी है कि आखिर किसके दावे में है दम। कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं, उन थ्योरीज पर एक नजर डाल लेते हैं। अटैक की 3 थ्योरीज हमारे सामने हैं। पहली बड़ी थ्योरी जो है वो इजराइल के हाथ के को लेकर कही जा रही है, ये कि कल इजराइल में हमले के बाद से भारी तनाव है। आशंका क्यों है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच फिलिस्तीन पर पुरानी दुश्मनी है। इजरायली थ्योरी जो दी जा रही है उसके पीछे के तर्क देखिए, आशंका क्या है। दूसरी थ्योरी है अमेरिकी अटैक की, कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। ईरानी एटमी प्रोग्राम रोकना चाहता है अमेरिका, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके लिए वो इस हद तक जाएगा कि ईरान में अटैक कर दिया जाए? काफी समय से बेहद खराब रिश्ते साफ नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान की अदावत बढ़ती नजर आ रही है। क्या इसके पीछे ये रीजन है? तीसरी थ्योरी पर नजर डालते हैं, अजरबैजानी अटैक, यानी ये हमले अजरबैजान की तरफ से कराए गए। शुक्रवार को ईरान में अजरबैजानी दूतावास पर हमला होता है, अटैक होता है, और हमले के बाद दोनों के बीच भारी तनाव नजर आ रहा है। आइए हम ये भी समझते हैं कि कहीं ईरान में जो अटैक हुआ है उसका यूक्रेन युद्ध से कनेक्शन तो नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जरा समझिए।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और यूक्रेन हम सब जानते हैं किस तरह साथ है। जंग में इजराइल भी यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन जंग में ईरान रूस का मददगार साबित हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान की बहुत काम कर रही है रूस के लिए। ईरान ने रूस को कामिकाज़े ड्रोन भी सप्लाई किए हैं। इसके अलावा शाहेद 136 ड्रोन उत्पादन में ईरान को रूसी सहयोग भी मिल रहा है। रूस के सहयोग से यहां पर जो प्रोडक्शन है ड्रोन्स का वो किया जा रहा है। रूसी फौज को ड्रोन की ट्रेनिंग भी ईरान की तरफ से दी गई है और दी जा रही भी है। ईरान ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए बाकायदा अपने ट्रेनर भेजे हैं, यानी रूस के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ ईरान नजर आ रहा है। यह बात अमेरिका को, वेस्ट कंट्रीज को चुभ रही है। रूस को ड्रोन देने का अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क कर रहे हैं विरोध, और यह भी एक बड़ा रीजन है अदावत बढ़ने का। इजराइल का नेटो पर ईरान के खिलाफ दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये तमाम वो संभावनाएं हैं जिनकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही अजरबैजान के दूतावास को निशाना बनाया जाता है और वहां के सिक्योरिटी चीफ को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन हमलों के पीछे अजरबैजान का हाथ हो सकता है। दोनों घटनाओं को जोड़कर कैसे देखेंगे आप? देखिए, जो ये आपने कवर किया है, तीनों कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, और जनरल सिन्हा ने अभी कवर किया है कि मोस्ट लाइकली इजराइल एक ज़्यादा कारण हो सकता है। देखिए, अमेरिका जो है इस बात से बड़ा नाराज़ है ईरान से, और बड़ा नाखुश है कि वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन वॉर में, और इसके लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ईरान से उनकी दुश्मनी बड़े टाइम से चली आ रही है। ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना एक बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के लिए भी, अमेरिका के बाद पूरे वर्ल्ड के लिए भी। अब इसके कारण जो है ये अटैक हो सकते हैं इजराइल के द्वारा किए गए हों। इजराइल का जैसे प्रिसीजन की बात की गई है, आप देखिए आज से सन 80 के दशक में इजराइल ने ऑसिलैक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था इराक के, और ये उनकी प्रिसीजन उस समय मानी गई थी। उन्होंने कैसे प्रिसाइज अटैक किया था जब टेक्नोलॉजी डेवलप थी। आज वही सिचुएशन फिर से आ गया ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो ये कारण बड़ा हो सकता है कि इजराइल इसके पीछे हो, और अगर इजराइल है, ईरान इजराइल का अपना एक बेस है, अपना एक बड़ा इतिहास रहा है, एंडलेस वॉर, इसे मैं जरूर वर्ड देना चाहूंगी। लेकिन आज के हालात को देखते हुए ईरान को क्या ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने अजरबैजान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अब टेलीफोन पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जहां स्पेकुलेशन इजराइल को लेकर लगाए जा रहे हैं, वहीं बड़ी बात यह है कि अजरबैजान और इस बीच दोनों विदेश मंत्रियों के बीच की गई बातचीत भी क्या कोई बड़े संकेत दे रही है? करुणा, बिल्कुल। देखिए सुरभि, और देखिए इस बातचीत के बीच एक और बड़ी खबर ये बता दें, ईरान के इस्फहान सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ है। रक्षा मंत्रालय के वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर भी ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया गया। उसका देखिए तस्वीर हम आपको कैप्चर हुई, ये तस्वीरें। ईरान ने एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, क्योंकि एयर डिफेंस को तुरंत एक्टिवेट किया गया। ईरान ने 2 ड्रोन को पकड़ने का दावा भी किया गया है। तो इस्फहान जहां पर सैन्य अड्डा है उस पर भी बड़ा हमला किया गया, और इन सब के बीच वो ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। निधि, और इंफॉर्मेशन इस पर आप दीजिए। बिल्कुल करुणा, और ईरान आज सीरियल स्ट्राइक से दहल उठा। न सिर्फ सीरियल स्ट्राइक बल्कि भूकंप के भी झटके और तेज झटके हुए, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए। अब आपको सबसे पहले बताते हैं जो सीरियल स्ट्राइक हुई हुआ क्या। आज सुबह से सबकी नजरें ईरान पर है कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो गया जो सब देख रहे हैं कि ईरान पर कई अटैक किए गए, वो भी सीरियल धमाके। 6 शहर इसकी जद में आ गए, 6 शहर में आगजनी हुई है, और यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें पहला शहर है, कौन से 6 शहर है आपको बता रहे हैं। कारज है जो कि तेहरान में, राजधानी तेहरान में मौजूद है। इसके अलावा इस्फहान जहां पर मिलिट्री प्लांट है, जहां पर सैन्य अड्डा है, ये पूरा कारखाना है। अजार शहर, यहाँ पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा खोए में अटैक किया गया है, हमादान में अटैक किया गया है, हमने तस्वीरें दिखाई, और डेस्फुल में अटैक किया गया है। ये 6 शहर ईरान के दहल उठे इस अटैक के बाद। और अटैक कब हुआ आपको बताते हैं। ये मिडनाइट अटैक था, आधी रात में अटैक हुआ। और कहाँ कहाँ हुआ है अटैक? गोला बारूद जो प्रोडक्शन सेंटर है, जहाँ से बनते हैं, कारखाने में जो सैन्य हथियार बनते हैं, वहाँ अटैक किया गया। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। इसके अलावा एयर सायरन लगातार ईरान में बज रहे हैं, इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ईरान में उन जगह पर अटैक किया गया जहां पर विस्फोट ज्यादा हो सकता है।
करुणा शंकर के पास बिल्कुल कुछ और निधि, और जानकारी। जिस बात का आपने शुरुआत में जिक्र किया, क्या बड़ा सवाल ये भी कि ईरान में भूकंप का कोई अटैक कनेक्शन भी है। इस सवाल पर ये बड़ी जानकारियां आपको हम दे रहे हैं। ईरान में धमाके के वक्त ही भूकंप जिन इलाकों में आया वहां पर अटैक हुआ, वहां पर भूकंप आया, और कितनी तीव्रता का है रिक्टर स्केल पर आप जानिए। 5.9 तीव्रता का भूकंप आया जो रिकॉर्ड किया गया, और भूकंप में कई लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं। अब सवाल क्या इससे उठा है ये आप जान लीजिए। क्या हमला, क्या जो सीरियल अटैक हुआ और भूकंप का कोई बड़ा कनेक्शन है, ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सरदाना सर, ये कनेक्शन क्या आपको स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है, भूकंप और अटैक? देखिए, भूकंप और अटैक, पहले भूकंप आया और फिर अटैक हुआ, तो इसलिए एक वो डबल वहमी बोलते हैं ना, जिसे कि एक के ऊपर एक उस दूसरे दुश्मन को सांस लेने का मौका ही ना दिया जाए। संभावना जरूर है कि ये कहीं ईरान की तरफ से कोई बड़ी परमाणु गतिविधि तो नहीं हुई जिसके बाद ये ट्रेमर्स फील किए गए? ये तो मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं लगता कि न्यूक्लियर इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एसपी सिन्हा साहब, ये सवाल जिसका जिक्र करुणा कर रहे हैं, ये जहन में इसलिए आ रहा है कि पहले भूकंप आता है 5.9 की तीव्रता का लगभग, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद ये अटैक होते हैं। क्या ये मुमकिन है कि ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए कोई टेस्ट किया हो, उसकी भनक लगी हो और उसके बाद इन अटैक्स को अंजाम दिया गया हो? क्या ये मुमकिन है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो भूकंप होता है वो जियोग्राफिकल एक्शन है, पहली बात। दूसरी बात है, लेकिन जो ट्रेमर होता है, जो कंपन होती है, जब कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है, कोई आप तो ऐसा वेपन प्लेटफॉर्म टेस्ट करते हो, उससे ट्रेमर होता है, और भूकंप इसी ट्रेमर का नतीजा होता है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी है। ये दोनों अलग अलग बातें। भूकंप एक प्राकृतिक घटना होती है, और जो अटैक किया गया वो ऐसा लग रहा है कि सिलसिलेवार अटैक हुआ है हमारे साथ। 30 सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू में कहा वो प्राकृतिक होता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि जब आप कोई ऐसा वेपन सिस्टम टेस्ट करते हो जिससे तो फिर कंपन होती है, ट्रेमर होता है, कंपन होती है, स्केल पर ट्रेमर पॉसिबल है। इसका मतलब है 5.9 रिक्टर स्केल पर ट्रेमर पॉसिबल है। ट्रेमर हुआ अंदर ईरान के चलते, अटैक हुआ इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ये अभी कंफर्म नहीं है कि इजराइल ने ही अटैक किया है। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर भी मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी सर। आप क्या थ्योरी मानते हैं, क्या ये अटैक इजराइल ने किया है? क्या ये अटैक अजरबैजान ने अपनी नफरत निकालने के लिए किया है, क्योंकि वो लगातार इल्ज़ाम लगाता रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ईरान आगे बढ़ा रहा है, या फिर ये अटैक कोई कनेक्शन आपको लगता है रूस यूक्रेन युद्ध से है? क्या लगता है? मैं दूसरी थ्योरी को तो नकार रहा हूँ, लेकिन पहली और तीसरी जो है उसके पक्ष में हूँ कि इजराइल ने ये खुद अटैक किया है, और इसका कनेक्शन रूस यूक्रेन के वार के साथ भी है। क्योंकि इजराइल ने, देखिए, इजराइल ने उन ठिकानों को भी नष्ट किया है जहाँ की ड्रोन बनते थे, और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को भी नष्ट किया। आज दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में 3 कंट्रीज सबसे ज़्यादा आगे हैं, वो है इजराइल, ईरान और टर्की। तो अब इन्होंने, इजराइल ने ईरान के ड्रोन एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया। दूसरी चीज़ ये कि नेटो का अमेरिका का साथ रहा होगा, मैं निश्चित मानता हूँ, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का 2/3 जो है वो इजरायली चलाते हैं, वो यहूदी जूस चलाते हैं। इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ड्रोन ने जिस तरीके से युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई है, उसको लेकर भी स्पेकुलेशंस इसलिए कि क्या यहाँ पर ईरान को टारगेट किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि ईरान में अभी और हमलों की आशंका बढ़ चुकी है, और ईरान में दूसरे और तीसरे हमले की आशंका को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, और उसी के तहत अब नागरिकों को भी सैन्य ठिकानों से दूर जाने को कह दिया गया है। तो देखिए, और भी बड़े हमलों की आशंका बढ़ गई है। ईरान वर्सेस इजराइल वर्षों से, यानी कि कई सालों से 90 के दशक में हमने देखा कि यह दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है। दावत ईरान के साथ अमेरिका की जो तानातनी है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह, और इजराइल और अमेरिका दोनों साथ खड़े हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई साल से तकरार बरकरार है। अमेरिका के साथ इजराइल खड़ा रहा है, और 2015 से जब से न्यूक्लियर ट्रीटी इनके बीच की ब्रेक हुई है, इसके बाद से हालात और तनावपूर्ण हुए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में दोनों देश हैं, चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिका। फिलिस्तीन भी इजराइल ईरान दुश्मनी की बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान फिलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन करता आया है। यही पॉइंट जो आपको बता रहे हैं, फिलिस्तीनी आतंकवादियों का ईरान का बड़ा समर्थन, और कल यहूदी मंदिर पर भी फिलिस्तीनी आतंकी की तरफ से हमला बोला गया था।
गल्फ में इजराइल के हस्तक्षेप के विरोध में ईरान लगातार नजर आया है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह अदावत के बीच की, आप समझिए इसको। तेल कारोबार पर भी इजराइल और ईरान के बीच मतभेद और अदावत नजर आती रही है। पहले भी कई बार दोनों आमने सामने आ चुके हैं। सिन्हा सर, ये जो तमाम हमने बातें यहां पर बताई हैं, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ये वजह है, और इनमें से कोई एक ट्रिगर पॉइंट, चाहे कल यहूदी मंदिर पर हमला हुआ हो या फिर अजरबैजान की दूतावास पर हमला हुआ हो या परमाणु जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या ट्रिगर आपको नजर आ रहा है जिसके बाद इन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया? देखिए, इसके कई ट्रिगर है, लेकिन पहला चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ईरान ने रूस को मिसाइल सिस्टम दिया, उससे अमेरिका नाखुश है। अब अमेरिका चाहता था कि इसकी जो क्षमता है उसके संदेश दिया जाए। उसके कई तरीके हो सकते थे। एक तो नाटो देश खुद कोई ना कोई करे अटैक, दूसरा कि इजराइल। तो ये जो ब्लेम है, यदि नाटो करता तो ब्लेम डायरेक्टली नाटो और अमेरिका पे आता, लेकिन यदि इजराइल करेगा तो ऐतिहासिक दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को शील्ड कर रहा है अमेरिका, लेकिन इजराइल उसके इशारे पे, ये हरकत उसके इशारे पे कर रहा है। इनफैक्ट सर, रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच क्या नाटो ये जोखिम उठा भी सकता है? वही तो अभी नाटो भी जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था डवाडोल हो रही, नाटो में गैस की समस्या हो रही है, पहले अपनी हित तो संभाल लो, तो वही अपनी नाटो देश, यूरोप को देश अपने हित को सुरक्षित करने में लगे हैं। तो बस दूसरे के कंधे से फायर करो, काम भी हो जाए, ब्लेम भी ना आए। ये भी देना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी। देखिए, ऐसा है कि इसमें मेरे ख्याल से नाटो सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इजराइल है, और इजराइल जो है, इजराइल के पास तमाम कारण है। ईरान का कारण है, और इजराइल के पास ये भी कारण है, फिलिस्तीन का कारण है। इसलिए इजराइल को उन्होंने अटैक करने के लिए कह दिया। इजराइल लग रहा है इजराइल हो सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है जी, एक बड़ी खबर आ रही है समीर। बिल्कुल, इस बीच एक अहम खबर, ईरान पर हमलों के बाद एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। हमादान एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सेना और IRGC को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी ईरान में इस वक्त हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं कहे जा सकते। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि ईरान में अभी इस तरह के हमले और हो सकते हैं। दावे कई किए जा रहे हैं सीरियल अटैक्स को लेकर, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर ईरान की तरफ से भी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इन हमलों के पीछे है कौन। ईरान वर्सेस इजराइल का जिक्र लगातार हो रहा है, और इससे रिलेटेड 3 बड़े विवाद, 3 बड़े डिस्प्यूट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो चुभ रहा है इजराइल को, जो चुभ रहा है अमेरिका को, और ये एक बड़े टेंशन की वजह। दूसरा, फिलिस्तीन को ईरानी समर्थन, फिलिस्तीन के समर्थन में है ईरान, और लगातार इसे लेकर इजराइल से तनातनी और बढ़ती नजर आ रही है। तीसरा, मिडिल ईस्ट का तेल कारोबार। लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तेल का खेल इसके पीछे है। जहां जहां तेल, वहां वहां अमेरिका का खेल। ये बात लगातार कही जाती रही है। तो 3 बड़े विवाद ईरान वर्सेस इजराइल की इस अदावत को और बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जेके त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं? और बड़ा सवाल जहन में यह भी आता है कि अभी रूस और यूक्रेन वॉर चल रही है। अमेरिका और तमाम नेटो कंट्रीज रूस के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अमेरिका एक और वॉर फ्रंट खोलने की पहल करेगा, अगर इसके पीछे इजराइल है, अगर इसके पीछे अमेरिका का साथ है इजराइल को? देखिए, अमेरिका, मैं नहीं मानता कि इस बार डायरेक्टली कोई नया वॉर फ्रंट खोलेगा, इसीलिए अमेरिका ने खुद हमला नहीं किया या किसी नेटो देश ने हमला नहीं किया जी। इजराइल ने किया। इजराइल की पुरानी दुश्मनी है ईरान से, और लेकिन इससे नेटो का फ़ायदा ये है कि अभी रूस में जो ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, तो अभी भी रूस ईरान पे ही ड्रोन के लिए निर्भर करता है। तो एग्जिस्टिंग उसमें अगर ऐसे में तो फिर रूस की बौखलाहट और बढ़ेगी। रूस ने ईरान से ही कैमिकाज़ी और शाहिद ड्रोन लिए हैं। ये बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन रूस ये नहीं प्रूव कर पाएगा कि हाँ इसमें सीधे सीधे नेटो का हाथ, ये कयास लगाया जा सकता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ट्रेमर पे जो बात हुई, ट्रेमर पे और अर्थक्वेक पे, तो देखिए ऐसा है कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, न्यूक्लियर टेस्ट से भी अर्थक्वेक आता है, पहली चीज़ तो ये कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप जाके रेगिस्तान में बम फोड़ेंगे। अब वो आप लेबोरेटरी कंट्रोल टेस्ट करते हैं और उसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ट्रेमर ही इससे आता, तो हमने दो बार टेस्ट किए
लेकिन कोई इतना ऐसा कुछ नहीं भूकंप तो feel नहीं आया। जी तो ये निश्चित ये बाकी नेचुरल तमाम सर शंकाएं आशंकाएं गहराती हुई नजर आ रही है इन हमलों को लेकर, और इसी को लेकर देखिए क्योंकि ईरान में असमंजस बरकरार है, इस पर बड़ी खबर बता दे। हमलों को लेकर ईरान के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। जो सीरियल अटैक हुए, मिडनाइट अटैक, कुछ लोग इसे आंतरिक हमला भी बता रहे हैं, कुछ लोग सरकारी इमारतों पर हमले को लेकर खुश भी हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ईरान के अंदर सितंबर के महीने से ही बड़ा सोशल अनरेस्ट देखा जा रहा है, महिसा महीने की, खास तौर पर मौत के बाद। तो क्या ये जो आंतरिक का हालात है और जो एक्सटर्नल हालात है जिनका सामना ईरान कर रहा है, क्या इनके जरिए ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने की, डिस्टेबलाइज करने की बहुत बड़ी कोशिश, जिसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है? सुरभि, हालांकि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ईरान के सामने अब कई स्तर पर चैलेंजेस हैं, लेकिन ईरान के पास जिस तरीके से एटमी जखीरा है, IAEA की तरफ से क्या क्या दावे किए गए हैं, उस लिहाज से ये रिपोर्ट आपके सामने, जहां ईरान के पास लिमिट से 12 गुना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम भी है। दूसरी बड़ी बात, ईरान के पास 2442.9 किलोग्राम तक कम संवर्धित यूरेनियम है। अब इस बीच 2015 की आंकड़ों की बात करें तो न्यूक्लियर डील में ईरान को सिर्फ 202 किलो भंडार की अनुमति मिली थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, संवर्धन यूरेनियम के मामले में भी ईरान ने लिमिट की अनदेखी पहले भी की है। इसके साथ ही 3.67% संवर्धित यूरेनियम की अनुमति, लेकिन इस वक्त ईरान के पास 4.5% ये है। पिछले कुछ समय में भी देखा जाए तो ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को काफी तेज कर दिया है, और इन हालात में ज्यादा एक्टिव हो जाना, क्या यही सबसे बड़ी वजह रहा है कि ईरान टारगेट पर आया है? इन तमाम स्पेक्यूलेशंस पर चर्चा युद्ध के इस हालात में जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड पावर गेम बदलने की ये कोशिश सिनासर चल रही है, उसमें ईरान इनडायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व रहा है। सवाल एक बार फिर से है, क्या ईरान पर हुए हमले की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से, न्यूक्लियर थ्रेट्स के लिहाज से भी? एकदम, ईरान पे ये अटैक है, उसके कई माने हैं। पहली कि उसकी जो ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है रूस को ड्रोन देने की, उसको ध्वस्त करो। दूसरा, ईरान को भयभीत करो। तीसरा, ईरान को ये बता दो कि तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत से सुरक्षित नहीं है, किसी भी हालत में हम तुमको इस रास्ते पे बढ़ने नहीं देंगे। चौथा, कि हो सकता है कि निकटतम भविष्य में उसके जो यूरेनियम, जहाँ पे जिस डेपोज में यूरेनियम रखा है, उस पर अटैक आए इसराइल के द्वारा। पांचवा, ये संदेश है ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट देशों को कि आप इजराइल की तरफ देखोगे, छेड़छाड़ करोगे तो इजराइल चुप रहने नहीं वाला है। तो ये सब संदेशों को देखते हुए सर, ये वार्निंग मैसेज है जो इसके जरिए, अटैक्स के जरिए देने की कोशिश की गई है, लेकिन इन वार्निंग का जवाब क्या होगा ईरान की तरफ से, अब इस पर सबकी नजर। देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान में हुआ अटैक से जुड़ी एक और ये बहुत ही सनसनीखेज खबर आपको बता रहे हैं। CIA डायरेक्टर के इजराइल दौरे के वक्त अटैक पर सवाल उठे हैं, यानी टाइमिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 4 दिन से इजराइल के दौरे पर आए हुए हैं CIA डायरेक्टर के इजराइल दौरे के वक्त पहले भी हो चुके हैं ईरान में धमाके। इजरायली अधिकारियों के US दौरे के वक्त भी कई बार ईरान पर धमाके हुए हैं। सरदाना सर, कल एंटनी ब्लिंकन पहुंचने वाले हैं और CIA डायरेक्टर पहले से मौजूद है, और उस दौरान ये हमले, क्या कोई लिंक आपको एस्टैब्लिश होता नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा लिंक है ये कि अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि आप ये अटैक को अंजाम दीजिए। ये छोटे मोटे अटैक नहीं हैं, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कोई बम नहीं फटा है, ये ड्रोन्स स्टेट पॉलिसी है, कोई प्राइवेट लोग नहीं खरीद के इसको अटैक कर सकते। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये इसके पीछे एक देश का हाथ है। ये छोटा अटैक नहीं है, और ये पूरे देश ईरान को डराने का, धमकाने का एक अटैक दिया गया, एक मैसेज दिया गया है। तो जो आप कह रहे हैं इसके पीछे अमेरिका है और इजराइल के थ्रू दिया गया। सरदाना साहब, वैसे भी ईरान और इजराइल की अदावत बहुत पुरानी है। सिंह साहब, ईरान में जब इस्लामिक क्रांति आई आयतुल्लाह खुमैनी के वक्त, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक मुल्क है और इजराइल एक यहूदी मुल्क है, उस वक्त से ये अदावत का सिलसिला हम देख रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या ट्रिगर पॉइंट नजर आता है, अगर इसी थ्योरी पर यकीन किया जाए, क्योंकि इस थ्योरी को मजबूत करने वाले बहुत सारे फैक्ट्स अब हमारे सामने हैं। देखिए, जो सबसे पहला रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं रहा हूँ, ईरान ने जैसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत स्पीड से बढ़ाया है, वो इजराइल शुरू से मॉनिटर करता आ रहा है, और इजराइल पूरे इस एरिया में किसी भी न्यूक्लियर पावर को उभरने नहीं देता। मैंने आपको एग्जांपल दिया रवि ऑस्ट्रेलिया का, जो 1980 के दशक में किया गया अटैक जी, आज तो 2022 है, 2023 है अभी जी। इस टाइम में इजराइल की समर्थता बहुत ज्यादा है और प्रिसीजन अटैक। दूसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये जो अटैक हुए हैं, ये अटैक जो इनको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक,
Right. और इसराइल शुरू से ही प्रिवेंटिव अटैक का करता रहा है और कोई देश ऐसा नहीं है इनके अलावा जो इस प्रिवेंटिव अटैक को सक्सेसफुली कर पाए। और सिरक में भी यही हुआ, उसके जितने अटैक्स आज तक इसराइल ने किया सब क्या प्रिवेंटिव बिना target वार्निंग attacks से निधि ये कह के सकते हाई हैं सीक्रेसी के साथ अटैक जी। किए हैं और प्रिसिशन के साथ अटैक किए हैं। यानी सिंह सर, क्या इसराइल को ऐसा लग रहा था कि ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया? मतलब शायद ना हमले की आशंका ना हो, लेकिन वो इसराइल के न्यूक्लियर पावर को बढ़ने नहीं दे रहा और इसमें अमेरिका जो है उसका भी ध्येय सिद्ध हो रहा है। सर, ऑन दी अमेरिका अदर चाहता हैंड था- एक दूसरे पहलू पर भी यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सर, आप पूर्व डिप्लोमेट हैं, रिलेशंस के लिहाज से अगर देखें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान की जो भूमिका इस युद्ध में रही है और ईरान और रशिया की जिस तरीके से केमिस्ट्री नागवाज गुजरी है वेस्ट को, आपको ये लगता है कि स्ट्रैटेजिकल मूव है ईरान को टारगेट करते हुए एक बड़ा संकेत देने की? देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल मूव है और इसके कई रिपरकशंस भी हैं, कई मोटिव भी हैं। देखिए, एक तो हमने जैसे बताया कि इजराइल की ड्रोन उत्पादन क्षमता ख़त्म कर दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की दूसरी चीज़ ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में नहीं बनती है। Exactly. और सऊदी अरेबिया अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया ने एक तरह से अमेरिका से बगावत की थी और अमेरिका ने कहा था नहीं, तुम्हारे ऊपर ईरान का खतरा है। तो ये भी दिखाने के लिए कि नहीं, देखिए हम आपके साथ हैं, सऊदी अरेबिया के सर, साथ। तो ये क्या सीधा, सरदाना सर आपके पास में आ रही हूँ कमेंट के लिए, क्या ये सीधा संदेश है कि अमेरिका देखिए इनडायरेक्टली हर वॉर में इन्वॉल्व हो ही जाता है? रूस और यूक्रेन में आप देख रहे हैं उसका किस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो ये संदेश देने की कोशिश, इसके मायने क्या समझते हैं आप? देखिए, संदेश तो कम है, ये तो बहुत बड़ा हमला हो गया है। ईरान अपने यूरेनियम बिल्कुल, थ्रेशोल्ड को बिल्कुल। क्रॉस कर रहा है, यूक्रेन जो न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये वेस्टर्न कंट्रीज को नागवार गुजरे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कम, ये सबसे ज़्यादा इस समय जो क्षति पहुंच रही है वो ईरानियन ड्रोन्स जो रशिया को दिए जा रहे हैं। अगर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी तो जाहिर है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में ईरान के लिए ईरान पर अटैक करना इसलिए जरूरी है और स्पेसिफिक अटैक उनकी ड्रोन फैसिलिटी पे किया गया है। सरदाना सर, क्या ये भी बता रहा है कि ये आज का ये सडन अटैक नहीं है, इसकी बहुत पहले से बहुत ही प्रिसाइज प्लानिंग की गई और फिर अंजाम दिया गया मिडनाइट? देखिए, इतना छोटा मोटा अटैक नहीं है ना, आप किसी ये कोई दो गुटों में लड़ाई नहीं है, ये आप एक देश के ऊपर पूरे इन्होंने एक देश के ऊपर अटैक कर दिया, ड्रोन फैक्ट्री, और बाकी तो कैमोफ्लेज है कि हमने सिर्फ ड्रोन पे ही नहीं किया। यदि सिर्फ ड्रोन पे किया होता। बिल्कुल सही बात है सिन्हा साहब, लेकिन इससे तो हम जो बात लगातार कहते आए हैं पिछले कई महीनों में, हमने देखा रूस और यूक्रेन जंग के मद्देनजर भी ऐसे हालात, ऐसे मोड़ कई बार आए जब लगा कि दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। नाटो वर्सेस रशिया की लड़ाई इस वक्त हमारे सामने है और अब अगर ईरान पर अटैक किया जाता है क्योंकि वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है रूस को, तो फिर तो रूस, ईरान और इसी में अगर चाइना जोड़ लिया जाए, ये एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ, ये तो दो धड़े साफ नजर आ रहे हैं। वही नहीं, रूस, ईरान, चाइना काफी हद तक रूस के नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, तो इनका समीकरण होगा जी, क्योंकि दो हिस्सों में तो बट रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन नाटो अब क्या जो प्रॉमिस कर रहा है, जैसे अभी जर्मनी 14 टैंक लेपर्ड सप्लाई करने की जांच, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में होता है 45 टैंक्स। अरे आप तो अल्फा स्क्वाड्रन को भी एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ब्रावो स्क्वाड्रन, 40 स्क्वाड्रन, डेल्टा स्क्वाड्रन का क्या? तो ये जो खाली थियोरेटिक्स है, ये जो खाली दिखावे का खेल हो रहा है, मुझे लगता है ब्लो हॉट स्ट्रेटजी इन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों, अमेरिका, नाटो, यूक्रेन भी शांति चाहता है और रूस भी शांति चाहता है। मेरा ख्याल है वक्त है किसी न किसी तरह से दबाव डाल के उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ, लेकिन जेलेंस्की का जो 10 पॉइंट फार्मूला है कि मुझे 10 कंडीशन चाहिए, उसको भूल जाए वो। ये जो असमंजस वाली सिचुएशन में आप छोड़ रहे हैं। और निधि, ये जो बात यहाँ पर सिन्हा सर ने बताई कि क्या रूस को कमजोर करके, क्योंकि देखिए रूस, जैसा लगा था तमाम एक्सपर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो रूस के पास इस वक्त हथियारों की कमी नजर आ रही है और बड़ी संख्या में खास तौर पर जो ड्रोन कितने इफेक्टिव साबित हो रहे हैं वॉर जोन में हम देख रहे हैं, तो रूस को कमजोर करके ये टेबल पर लाने की कोशिश है क्या? लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल यह भी, ईरान के साथ पश्चिम का जो तनाव है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, ये समझना जरूरी है। तो भारत के सामने कैसे
थोड़ी इन हालातों में एक असहज स्थिति हो सकती है। असहज स्थिति कैसे बन सकती है? ईरान पर धर्म संकट कैसे? भारत ईरान रिलेशन संबंधों की अगर हम बात करें, दोनों देशों का काफी पुराना व्यापारिक और सामरिक रिश्ता रहा है। भारत और ईरान की बात करें, रूस और ईरान की कोशिश भारत के साथ ट्रेड रूट बनाने की रही है। प्रतिबंधों से पहले ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत रहा है और इसको लेकर बार बार अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े बयान भी हमने देखे हैं। चाबहार पोर्ट समझौते की बड़ी आर्थिक सामरिक अहमियत है। तो ये भारत और ईरान के बीच के रिश्ते हैं जिन्हें हमने समझने की कोशिश की है। त्रिपाठी सर, ये देखिए, ये तमाम पहलू एक तरफ है कि किसने हमलों को अंजाम दिया, लेकिन अगर हालात और ज्यादा खराब होते हैं वेस्ट वर्सेस ईरान के बीच में, तो ऐसे में भारत की स्थिति आप कहां पर देखते हैं? देखिए भारत के रिश्ते ईरान से हमेशा से अच्छे रहे हैं, और चाहे वो शाह के टाइम में हो, चाहे वो ईरानी क्रांति के इस्लामिक क्रांति के वक्त में हो, और अभी भी जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तब भी भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़ के भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत अच्छे। हाँ, यही तो खासियत दोनों देशों से यही तो खासियत है कि इजराइल से और फिलिस्तीन से भी अच्छे रहे। तो अब सिर्फ एक घटना को छोड़ करके जो ये थे कि ईरान से तेल आयात करने के मामले पे अमेरिका के प्रतिबंध की बात मानी भारत ने, लेकिन चाबहार के मामले में अमेरिका ने ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। चाबहार पे अभी भी काम चल रहा है और चाबहार से अफगानिस्तान को सप्लाईज जा रही हैं। तो ये देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि भारत के साथ रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि भारत को अब ये अच्छी तरह आ गया डिहाइफेनेट करना दोनों देशों को। सही कह रहे हैं। लेकिन सर, लास्ट एंड फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगी। ऑयल डिपेंडेंस के मामले में मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता दबदबा, जाहिर सी बात है एक बड़ा ऑल्टरनेट मिडिल ईस्ट साबित हुआ है रशिया के इस अटैक के बाद। वेस्ट के लिहाज से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते दबदबे की वजह भी हो सकती है? आप देखिए, जहां जहां अमेरिका हस्तक्षेप किया है वहां उसका ऑयल इंटरेस्ट रहा है। एग्जैक्टली तेल का इंटरेस्ट रहा है। तो देखता है कि यदि ईरान एक सोर्स ऑफ सप्लाई बन रहा है, एक दूसरा दुकानदार अपना कंपटीशन के रूप में खड़ा हो रहा है, उसको ध्वस्त करो। यही अमेरिका की रणनीति रही है। एक्चुअली पूरे विश्व में जब भी मैं अशांति की कल्पना करता हूं, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। टू द पॉइंट, प्रिसाइजली सिंह साहब, टू द पॉइंट यही कि ईरान को रोकना है कि वो ड्रोन और ना बनाए, इसीलिए ये अटैक जरूरी था। और किसने अटैक किया है? मैं तो अभी भी मानता हूं इस बात को कि इजराइल फ्रंट में है और अमेरिका उसके पीछे है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह का प्रिसीजन अटैक किया गया है वो कैपेबिलिटी सिर्फ इजराइल में है, और किसी देश में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस तरह का प्रिसाइज पॉइंटेड अटैक करें। जैसे सर ने भी बताया था कि जो उन्होंने एक व्हीकल से 4 व्हीकल में एक ही डायरेक्ट सिंगल व्हीकल को उड़ाया जिसमें साइंटिस्ट था, ऐसी पोजीशन सिर्फ इजराइल के पास है और किसी देश के पास नहीं। ठीक है। तमाम एक्सपर्ट से अगर आप बात कीजिए तो इस वक्त शक की सुई जो है वो इजराइल पर जाती नजर आ रही है, लेकिन अभी इसको लेकर किसी तरह का कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। खुद ईरान की तरफ से भी ऐसे कोई बयान नहीं दिए गए जिसमें यह कहा जाए कि ये हमला जो है इसके पीछे इजराइल हो सकता है या इजराइल है। तो देखना होगा, पड़ताल जारी है। एक एक अपडेट, एक एक खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि एक और नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ यहां इस रीजन में नजर आ रहा है।